Hello friends, my name is Sarthak Kaushik and I welcome you all on this YouTube channel of Learn and Compete. So थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर्स की सीरीज हम लोग कर रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी टेम्परेचर की और ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर स्केल की और हम देखेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज आइडियल गैस। आइडियल गैस के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस कंडीशंस पे हम किसी गैस को आइडियल गैस बोल सकते हैं, क्या इक्वेशंस होंगी आइडियल गैस की। ओके, और ये आइडियल गैस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पूरे थर्मोडायनामिक्स में यूज होने वाला है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल्स, सबसे पहले तो हम एक बात यहां पे जान लेते हैं कि टेम्परेचर स्केल्स आर आर्बिट्ररी और वी कैन से दैट रैंडम। दैट मीन्स कि टेम्परेचर स्केल को बनाने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है कि ये मेथड है, ये रूल है, इसको हम फॉलो करेंगे तो टेम्परेचर स्केल को हम बना सकते हैं। तो जितने भी टेम्परेचर स्केल्स हैं वो सारे रैंडम है, आर्बिट्ररी है। ओके, कुछ टेम्परेचर स्केल्स हैं जो हम यूज करते हैं लाइक डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट। ठीक है, जनरली ये टेम्परेचर स्केल्स हम यूज करते हैं, अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और इनको हम यहां पे थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल है, तो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर स्केल को बनाया गया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट। तो दो रेफरेंस पॉइंट लिए गए इस टेम्परेचर स्केल को बनाने में। वो दो रेफरेंस पॉइंट कौन कौन से हैं? दैट इज स्टीम पॉइंट, एक क्या है स्टीम पॉइंट, एंड अनदर वन इज आइस पॉइंट, तो देखो स्टीम पॉइंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीजें ना इंटरव्यू में भी काफी पूछते हैं। सो स्टीम पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? सो स्टीम पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर लिक्विड एंड वेपर कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दैट मीन्स वो टेम्परेचर, वो पॉइंट जिस पे लिक्विड और वेपर एक ही टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह सकते हैं। किस प्रेशर पे? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? स्टीम पॉइंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है फॉर H2O के लिए दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी होती है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपको पता है अच्छे से कि अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप उसको हीट करना स्टार्ट करो तो क्या होगा? वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, सपोज, चलो एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यहां पे आपके पास कोई वाटर है, ठीक है, इस कंटेनर में कोई वाटर है और ये वाटर है आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और यहां पे प्रेशर कितना है? प्रेशर है यहां पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इसको अगर हम क्या करते हैं? हीट करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा? वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके कहां तक? ये इंक्रीज करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। जी हां, तो वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करेगा। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद वाटर का फेस चेंज होगा और ये वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में कन्वर्ट होगा। फिर अगर आप इसको फर्दर हीट करते हो तो फिर इस वेपर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा 100 से। सो दैट मीन्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास वाटर भी हो सकता है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है H2O, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास H2O वेपर फॉर्म में भी हो सकता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड एक वो टेम्परेचर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जिस पे H2O वेपर और लिक्विड दोनों ही स्टेट में इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं स्टीम पॉइंट।
ठीक, तो ऐसे ही डिफाइन करना है इंटरव्यू में। सिंपल ये नहीं बोल देना है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम पॉइंट है, नहीं, ठीक है, मार्क्स नहीं मिलेंगे इंटरव्यू में बिल्कुल भी, और इंटरव्यू पे आपका बैड इंप्रेशन पड़ेगा। तो इस तरह चीजों को अच्छे से डिफाइन करना है। सिमिलरली आइस पॉइंट किसको बोलते हैं? आइस पॉइंट बोलते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो पॉइंट जहां पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर H2O, ठीक। आप जानते हो कि वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर भी हो सकता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस भी हो सकती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है। तो आइस पॉइंट क्या हो गया? जहां पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में रह सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। और स्टीम पॉइंट हो गया जहां पे लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, और इनकी वैल्यू यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। सो ये होगी बात हमारी किसकी? डिग्री सेल्सियस स्केल की, ठीक है। सिमिलरली जो केल्विन स्केल है, एक्चुअल में केल्विन स्केल हमारा डेवलप हुआ है, ठीक है, ट्रिपल पॉइंट के बेस पे। किस पे? ट्रिपल पॉइंट। अब ये ट्रिपल पॉइंट क्या है? देखो, ट्रिपल पॉइंट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां पे अब ये वर्ड आया है तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। देखो, जैसे हमने बात की यहां पे स्टीम पॉइंट की और आइस पॉइंट की, ये दोनों ही वो पॉइंट है, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट, जहां पे कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट कर सकता है इक्विलिब्रियम में। किसमें? 2 फेजेस में। तो यहां पे ये दोनों ही पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे 2 फेज में कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। स्टीम पॉइंट में लिक्विड और वेपर एग्जिस्ट करते हैं और आइस पॉइंट में सॉलिड और लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं। सिमिलरली ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे सब्सटेंस तीनों फेस में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है। सो ट्रिपल पॉइंट इज द पॉइंट वेयर substance can exist in all 3 phases। जी हां, ये एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां पे तीनों फेज, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फेज इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस पॉइंट से अगर आप थोड़ा सा भी अगर इधर उधर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉलिड भी मिल सकता है, लिक्विड भी मिल सकता है, वेपर भी मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस साइड जाओगे, ठीक है। मैंने बताया आपको कि डिटेल में हम इसको स्टडी करेंगे किसमें? प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में। अभी मैं बस यहां पे इसको डिफाइन कर रहा हूं, ठीक। तो ट्रिपल पॉइंट के नीचे अगर हम वर्क करते हैं ना तो सॉलिड हमारा डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगर जनरली हम बात करें सॉलिड को, अगर मैं आइस को हीट दूंगा तो पहले वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर और हम उसको हीट देंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वो वेपर में कन्वर्ट होगा। लेकिन ट्रिपल पॉइंट से नीचे अगर हम वर्क करते हैं तो सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है? हमारा वेपर में, ठीक है। तो हम इसीलिए ड्राई आइस का यूज करते हैं। आपको सुना होगा ड्राई आइस का नाम, ठीक है। ड्राई आइस होती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ड्राई आइस का हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये ट्रिपल पॉइंट से नीचे हम इसको इजीली इस पे वर्क कर सकते हैं। और यहां पे हम ड्राई आइस को यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो ट्रांसपोर्टेशन में जब हम इसको यूज करते हैं तो वो आइस डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर में, वो लिक्विड में कन्वर्ट होके उसको वेट नहीं करता है। अगर ट्रांसपोर्टेशन में सॉलिड, अगर वो आइस अगर लिक्विड में कन्वर्ट होगी तो ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आएगी, वेट करेगा पूरा। हो सकता है कि जो भी हमारा जिस भी हम चीज को लेके जा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में वो उसका खराब भी हो जाए वेट होने की वजह से। इसलिए हम ड्राई आइस का यूज करते हैं, ठीक है। ये सब चीजें हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपने वो चैप्टर में प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस में। अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि ट्रिपल पॉइंट एक वो पॉइंट है जहां पे सब्सटेंस तीनों फेज में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है, कि उस पॉइंट पे वो सॉलिड भी हो सकता है, उस पॉइंट पे वो लिक्विड भी और उस पॉइंट पे वो गैस भी। और H2O के लिए ट्रिपल पॉइंट की जो वैल्यू होती है ये होती है
अगर टेम्परेचर की मैं बात करूं 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होती है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आपको ध्यान रखनी है। इसकी हम दोबारा भी बात करेंगे इस टेम्परेचर की, ठीक है। मैंने आपको बताया है, बार बार बता रहा हूं कि हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी परेशान नहीं होना है। अभी बस ये आपको ध्यान रखना है कि ये वो पॉइंट है जहां पे सब्सटेंस तीनों फेज में इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, सॉलिड भी, लिक्विड भी और वेपर भी। ओके, अब केल्विन जो स्केल बनाया गया वो कैसे बनाया गया, देखो केल्विन और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन लेके बनाया गया, डेट इज केल्विन इज इक्वल्स टू 273.15 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हमको डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे 273.15 उसमें ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन, सो 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू हाउ मच केल्विन। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे 273.15, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 278.15 केल्विन। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 278.15 केल्विन। लेकिन ये जो पॉइंट के बाद 15 है इसको हम जनरली नेग्लेक्ट करते हैं, सो ये इट इज नियर अबाउट 278 केल्विन, तो इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं ड्यूरिंग द कैलकुलेशन में हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिलेशन किसमें, केल्विन में एंड डिग्री सेल्सियस में। और देखो ये डिफाइन कैसे है केल्विन स्केल, ये डिफाइन मैंने आपको बताया ट्रिपल पॉइंट से डिफाइन हुआ है। कैसे डिफाइन है तो इसको हम नोट करके लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत पूछते भी हैं, ठीक है। सो दैट इज 1 केल्विन इज इक्वल्स टू, देखो अच्छा उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। अभी हमने देखा कि ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर, इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, इसको मैं भी रब कर देता हूं कि ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर कितना है। ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर दैट इज ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो सेंटीग्रेड में है। और केल्विन में कितना होगा, इसमें 273.15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 273.16 केल्विन। तो अगर ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर आपसे पूछते हैं एग्जाम में और केल्विन में पूछते हैं तो 273.16 आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछते हैं तो 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अब कैसे डिफाइन है, देखो अब देखते हैं केल्विन। तो केल्विन स्केल डिफाइन कैसे है, ये ऐसे डिफाइन है कि 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 1/273.16। जी हां, 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट। इस तरह डिफाइन है हमारा केल्विन स्केल। क्या है दोबारा देख लेते हैं, एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि 1 केल्विन इज इक्वल्स टू 1/273.16 ऑफ ट्रिपल पॉइंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब एक रिलेशन देख लेते हैं फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में क्या रिलेशन है, दैट इज फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 C स्टैंड्स फॉर सेल्सियस, C प्लस 32। ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये रिलेशन ध्यान रखना है। सो जो भी हम फीवर चेक करते हैं ना, जो फीवर चेक करते हैं थर्मोमीटर से, वो फ़ारेनहाइट में चेक करते हैं। बोलते हैं ना फीवर कितना है, अरे 100 फीवर हो गया। अब खुद सोचो आप, 100 डिग्री सेल्सियस हो सकता है क्या, 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वाटर बॉयल हो जाएगा, तो इतनी गर्म थोड़ी होगी बॉडी। तो वो क्या होता है, 100 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है, वो फ़ारेनहाइट होता है, ठीक। सो ये फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन है। और पहले अगर आपको केल्विन से कन्वर्ट करना है सपोज, तो केल्विन से पहले आप सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, वो कन्वर्जन में बता चुका हूं। उसके बाद आप इसको यहां से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे भी कन्वर्ट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो इस तरह जनरली हम टेम्परेचर स्केल्स का यूज करते हैं। तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर स्केल्स आर्बिट्री होते हैं, रैंडम होते हैं,
ओके, तो ये आप इंफॉर्मेशन अगर आप ध्यान रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका यहां से टेम्परेचर स्केल से गलत नहीं होगा। सो अब हम बात करते हैं आइडियल गैस की। मैं दोबारा बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम यूज करेंगे पूरे थर्मोडायनेमिक्स में और यहां से काफी क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आइडियल गैस को समझने से पहले हमको देखना होगी क्या वंडर वॉल गैस इक्वेशन, वंडर वॉल गैस इक्वेशन। ओके, तो वंडर वॉल गैस इक्वेशन, तो वंडर वॉल जो साइंटिस्ट थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिलेशन डेवलप किया किस किस के बीच में, कि गैस के लिए इन्होंने एक रिलेशन डेवलप किया बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इन्होंने एक इंपेरिकल रिलेशन डेवलप किया। ठीक है, इंपेरिकल रिलेशन मतलब इन्होंने एक फॉर्मूला डेवलप किया, ठीक है, वंडर वॉल ने, ठीक है, गैसेस के लिए। ठीक, ओवरऑल उसके अंदर बहुत सारी गैसेस बहुत अलग अलग कंडीशन पे कवर हो गई है। ठीक, अगर मैं बोलूं कि जितनी भी गैसेस हैं इस यूनिवर्स में, क्या सबके लिए वो वैलिड है? नहीं। क्या हर कंडीशन के लिए वैलिड है? नहीं। और वो हमको स्टडी करना भी नहीं है यहाँ पे वंडर वॉल गैस के बारे में ज्यादा, हमको यहाँ पे आइडियल गैस स्टडी करनी है क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है। लेकिन एक आइडिया मैं आपको दूंगा वंडर वॉल का, बिकॉज वहीं से फिर आइडियल गैस आई है। तो वंडर वॉल ने एक इक्वेशन दी है, एक इंपेरिकल रिलेशन दिया है बिटवीन द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैसेस, जिसके अंदर बहुत सारी गैसेस कवर होती हैं हमारी। तो वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है दैट इज P प्लस A अपॉन V बार स्क्वायर इंटू V बार माइनस B इक्वल्स टू R बार T। अब यहां पे पहले टर्म्स को समझते हैं। P यहां पे क्या है? P तो यहां पे प्रेशर है। P क्या है यहां पे? प्रेशर। देखो पहले प्रेशर को भी समझना होगा, एक्चुअल में प्रेशर है क्या मोलिकुलर लेवल पे। हम बोलते हैं इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, प्रेशर एक्चुअल में है क्या? देखो समझो चीजों को, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे ना तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज ये कंटेनर है कोई, ठीक है, इस कंटेनर में कोई गैस है और ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स है। गैस के क्या है? मॉलिक्यूल्स। और यहां से ऊपर से सपोज पिस्टन, ये क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में यहां पे इसके अंदर कंटेनर के अंदर मोशन में होंगे, ये रैंडम मोशन करेंगे, कोई मॉलिक्यूल किधर जाएगा, कोई मॉलिक्यूल किधर जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल यहां पे वॉल पे भी स्ट्राइक करेंगे, वॉल पे भी स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, वॉल पे भी स्ट्राइक करेंगे इस तरह से, ठीक। तो ये जो मॉलिक्यूल्स वॉल पे स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, क्योंकि वॉल पे स्ट्राइक करने से इनका मोमेंटम चेंज होगा, ठीक है, मोमेंटम चेंज होगा, वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो ये वॉल पे क्या करेंगे, एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। क्या एक्सर्ट करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, फोर्स एक्सर्ट करेंगे वॉल पे। कौन एक्सर्ट करेंगे? मॉलिक्यूल। और यही जो फोर्स मॉलिक्यूल एक्सर्ट करेंगे तो यही फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, वॉल का जो भी यहां पे एरिया होगा पर यूनिट एरिया, ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया यही हमारा क्या होता है? प्रेशर होता है, ठीक है। तो यही प्रेशर होगा। तो जितना ज्यादा वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक। चलो यहां पे ये जो टर्म हमने वी बार यहां पे भी यूज किया है और यहां पे भी यूज किया है, ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑन मोल बेसिस। इसका क्या मतलब है? देखो वॉल्यूम का एक्चुअल में यूनिट क्या होती है? ऐसा यूनिट की मैं बात करूं तो होगी मीटर क्यूब, ओके, यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं बोलता हूं स्पेसिफिक वॉल्यूम, अब मैंने आपको जब हमने टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी तो मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि किसी भी टर्म के आगे स्पेसिफिक लग जाए तो मतलब वो क्या है? पर यूनिट मास की बात करते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? दैट इज मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी, मतलब 1 केजी में कितने मीटर क्यूब वॉल्यूम है, वो हो गया स्पेसिफिक वॉल्यूम। लेकिन अगर मैं यहां पे वाई बार बोलता हूं, दैट इज वॉल्यूम में यूज करता हूं अगर मोलर बेसिस पे, मोलर बेसिस पे, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ही होगा लेकिन मास बेसिस पे नहीं होगा, ये तो मास बेसिस पे है, मोलर बेसिस पे होगा, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे वी बार से। तो इसकी यूनिट क्या होगी? दैट इज मीटर क्यूब पर मोल या पर किलो मोल, ठीक है, कोई भी हम यहां पे ले सकते हैं,
ओके ये तो क्या है, मास बेसिस पे है और ये क्या है, मोलर बेसिस पे है। तो वी बार की यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब पर किलोमोल। ठीक, चलो यहां पे भी वी बार है। ओके, आर बार क्या है, यहां पे आर बार है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू सब गैसेस के लिए होती है फिक्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स वैल्यू होगी और इसकी वैल्यू होती क्या है, 8.314। ये तो आप याद ही कर लो, ये जरूरी है। 8.314 किलो जूल पर किलोमोल केल्विन, किलो जूल पर किलोमोल केल्विन। ठीक है, टी यहां पे टेम्परेचर है और ए एंड बी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। ए एंड बी यहां पे क्या है, कांस्टेंट। ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए एंड बी आर कांस्टेंट। ठीक, चलो यहां पे एक चीज मैं आपको और सिखाता हूं, है तो वो क्लास 9th 10th लेवल की चीज, लेकिन आपको पता है तो ब्रशअप हो जाएगा, नहीं पता है चल जाएगा पता। बहुत ही बेसिक चीज है ये जो हम टर्म यूज कर रहे हैं, मोल। यहां पे भी हमने यूज किया मोल, यहां पे भी यूज किया मोल। ये एक्चुअल में मोल होता क्या है, किसको बोलते हैं मोल। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूं पहले, ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे आइडियल गैस पे। देखो बताता हूं मोल क्या है और मॉलिक्यूल और मोल में क्या डिफरेंस है। मॉलिक्यूल और यहां पे एंड मोल, ये दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं। मोल और मॉलिक्यूल अलग अलग टर्म्स हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, एक्चुअल में हम यूज क्यों करते हैं इसको, इसलिए यूज करते हैं जिससे कि हमको काउंटिंग में इजी हो जाए। ठीक है, कैसे, देखो सपोज जैसे हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं कि 1 डजन, एक दर्जन की अगर मैं बात करूं, हिंदी में एक दर्जन बोलते हैं 1 डजन। तो 1 डजन मींस एक डजन अगर मैंने बोल दिया तो उसका क्या मतलब है कि उसमें 12 पीसीज होंगे। ठीक है, 12 पीसीज होंगे 1 डजन में, सिंपल। तो सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं 1 मोल, तो 1 मोल मींस 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। जी हां, ठीक। सपोज अगर मैं बोलता हूं कि 1 डजन एप्पल, तो इसका क्या मतलब है कि मैंने बोला 12 एप्पल्स, इसका क्या मतलब है कि 12 एप्पल होंगे उसमें। लेकिन अगर मैंने बोला कि 1 मोल, अगर मैं बोलता हूं 1 मोल एप्पल्स, 1 मोल एप्पल्स, तो इसका क्या मतलब होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, 6.023 इंटू 10⁻23 एप्पल्स की मैं बात कर रहा हूं। जी हां, तो ये बस एक कैलकुलेट करने के लिए हमने की यूनिट बनाई है मोल। ऐसा क्यों किया है हमने, ऐसा इसलिए किया है बिकॉज गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे छोटे से ही वॉल्यूम में। जैसे सपोज यहां पे मैं बोलता हूं वाटर है, यहां पे वाटर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाटर, यहां पे जो वाटर है, इस वाटर के अंदर ये मॉलिक्यूल होंगे बहुत सारे, तो कितने नंबर ऑफ, यहां पे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं मेरे को बताओ। तो ये आपके लिए बताना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, आप नहीं बता पाओगे क्योंकि इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे इसके, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन ये मोल की हेल्प से हम इसको बता सकते हैं, क्योंकि हम बोलेंगे 1 मोल, 2 मोल, 2.5 मोल, तो वो 1 मोल इतने सारे मॉलिक्यूल्स को कवर करेगा। तो ये तो हो गया मोल क्या है। ओके, ठीक। एक टर्म्स होती है हमारी क्या, मोलर मास। क्या यूज करते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास मींस हम इसको डिनोट करते हैं ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक मोल का कितना मास है, कितने ग्राम मास है, वो सिंपल क्या हो गया, मोलर मास। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन क्या क्या होता है, H के लिए, हाइड्रोजन के लिए मोलर मास क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए मोलर मास को मैं स्मॉल m लिखता हूं तो क्या होगा, ये 1 होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के एक मोल का मास कितना है, 1 ग्राम। तो विच मींस, और एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो विच मींस 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻23
मॉलिक्यूल्स किसके? हाइड्रोजन के। मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन हैज मास कितना? 1 ग्राम। तो इतने मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 ग्राम है, मतलब 1 मोल का। ठीक है, तो चीजें देखो कितनी आसान होगी डिफाइन करनी। सिमिलरली O की बात करें, ऑक्सीजन, इसके लिए कितना होता है? मोलर मास इसका आपको पता है कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन के 1 मोल का 6.023 इंटू 10⁻23 मोल्स का जो मास होगा वो कितना होगा? डेट इज 16 ग्राम। कितना होगा? 16 ग्राम पर मोल। 1 मोल का कितना होगा? 16 ग्राम। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, और यहां पे एक रिलेशन है जो हम बहुत यूज करेंगे, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल्स टू, दैट इज कैपिटल M मैं यूज कर रहा हूं किसके लिए? मास के लिए। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन m, स्मॉल m, दैट इज मोलर मास। ओके, सो ये रिलेशन हम यूज करेंगे किस किस के बीच में है? ये नंबर ऑफ मोल्स, मास एंड मोलर मास के बीच में। क्लियर? ठीक है, तो सपोज अगर आपको बोला जाए कि हाइड्रोजन H2 है, अब H2 के लिए मोलर मास कितना है? M की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, आपको पता है। ठीक है, और सपोज ये बोल दिया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? इसके 4 है। अब आपको ये बोला जाए कि बताओ इसका कितना मास होगा हाइड्रोजन का, कि नंबर ऑफ मोल 4 है। ठीक है, मोलर मास आपको पता है 2 होता है, तो कितना मास होगा? तो आप सिंपल बताओगे कि 2 इंटू 4 दैट इज 8 ग्राम्स। कितना मास होगा? 8 ग्राम, इतना मास होगा उसका। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह चीजों को डिफाइन करना आसान हो गया। ठीक है, और यहां पे एक और चीज मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट, कि एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशन किसको बोलते हैं? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर मींस कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। ठीक, इसका मतलब यह है कि नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे कोई भी गैस होगा, उस गैस का जो 1 मोल होगा, 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का, वो कितना वॉल्यूम लेंगे? वो 22.4 लीटर्स वॉल्यूम लेंगे। कितना वॉल्यूम लेंगे? 22.4 लीटर्स वॉल्यूम लेंगे। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखो अब हाइड्रोजन है H2, अभी मैंने बताया। अब हाइड्रोजन के लिए मोलर मास कितना होता है? हाइड्रोजन के लिए मोलर मास होता है 2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल क्या है? 1 मोल की बात की है, n की वैल्यू होगी 1। तो मास कितना होगा यहां पे हाइड्रोजन का? हाइड्रोजन का मास आएगा कितना? 2 ग्राम। तो दैट मीन्स कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन will occupy 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। ओके, सिमिलरली ऑक्सीजन की मैं बात करूं O2 की, तो O2 का मोलर मास कितना होता है? 16 होता है। O का 16 इंटू 2 32। ठीक, नंबर ऑफ मोल, हम 1 मोल की बात कर रहे हैं 1। तो इस रिलेशन का हम यूज करेंगे, इस रिलेशन का, तो यहां से मास कितना आएगा ऑक्सीजन के लिए? दैट इज 32 ग्राम। तो हाइड्रोजन के 1 मोल का मास कितना होगा? 2 ग्राम, और ऑक्सीजन के 1 मोल का मास कितना होगा? 32 ग्राम। तो विच मीन्स हाइड्रोजन के 2 ग्राम्स, हाइड्रोजन अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम से अगर हाइड्रोजन है, तो एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। और अगर
ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स, अगर ऑक्सीजन के 32 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन है तो वो भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, वो भी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, क्योंकि एक मोल 1 मोल हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, क्योंकि अगर नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे आपने एक कंटेनर लिया, यहां पे जिसका वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर, ठीक है 22.4 लीटर है, ठीक, वहां पे आपने हाइड्रोजन के, सपोज हाइड्रोजन आपने 2 ग्राम हाइड्रोजन डाल दी, तो आपको पता है कि वो उसका A1 ही मोल होगा, दैट मीन्स 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। इस तरह से हम मॉलिक्यूल को कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली इस हेल्प से। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो अभी तक मैंने आपको बताया है। ठीक, अब हम दोबारा चलते हैं वंडर वॉल गैस इक्वेशन पे। ठीक, या हम एक काम करेंगे, इस वीडियो को हम यहीं पे फिनिश करेंगे। ठीक है, और आइडियल गैस देखो, अभी मेरे को सेपरेटली नियर अबाउट 30 से 40 मिनट्स चाहिए होंगे आइडियल गैस को समझाने के लिए। ये जो मैंने आपको बेसिक चीजें एक्सप्लेन की हैं, ये मेरे को अभी माइंड में आ गई, तो मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दी जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो आगे चल के। ठीक है, सो आइडियल गैस को हम सेपरेटली लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें, और वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे थर्मोडायनामिक्स की, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।